नमस्कार। हिंदी एक भाषा ही नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जब वो विपक्ष में थे, तब वो देश की तरफ से यूएन में गए और वहाँ पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में यूएन में अपना पहला संबोधन और उद्बोधन दिया था। तब से हिंदी जाने जाने भी लगी और अपनाए जाने भी लगी। नमस्कार, मैं हूँ सुनील दत्त तिवारी और आज हमारे साथ ऐसे ही खास मेहमान हैं जिन्होंने सरहदों की दूरियों को मिटाकर दिलों के तारों को जोड़ने का प्रयास किया। भारत नहीं, 7 समंदर पार स्वीडन में एक बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी है, उपलास्का यूनिवर्सिटी, जहाँ के करीब 500 रिसर्चर और 50,000 के आसपास छात्र हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1477 में हुई थी और उसी यूनिवर्सिटी पर शोध कर रहे हैं, हिंदी को पढ़ा रहे हैं, हिंदी को बढ़ा रहे हैं, हिंदी का मान गान कर रहे हैं। और वैसे हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम है हिंज वार्नर वेस्लर। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज़ में। हिंदुस्तान में आकर आपको कैसा लगा, और हिंदी चूँकि भाषा है बोली जाने की मगर दिल को जोड़ने की भी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ तीसरी बार भोपाल आने का मौका मिलता है इस बार, और हमेशा प्रोत्साहन लेके वापस जाता हूँ। हमारा, जैसे आपने कहा था, हमारा उपसाला यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर है, 1477, और हम लोग अपने को सही समझते हैं। स्टॉकहोल्म यानी हमारी राजधानी ज़्यादातर लोग जानते हैं, स्टॉकहोल्म हम जानते हैं छोटा है, इस हमारे जैसे नहीं है। पर हमारे यहाँ एक पुराना वो जो सिलसिला है, यानी भारतीय भाषाओं का अध्यापन, जिसमें पहले संस्कृत केंद्र बिंदु होता था। ऐसे 1838 से तकरीबन संस्कृत की पढ़ाई होती थी, और तुलनात्मक इंडो यूरोपीय, जिसको कहते हैं भारोपीय भाषा विज्ञान, और उसके अंदर में आज अभी भी बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर में हम लोग संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी और उर्दू, इब्तिदाई उर्दू कम से कम, यानी उर्दू प्रवेश। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, प्राच्य भाषाएं, चीनी है, टर्किश है, अरबी है, फ़ारसी है। तो उसके अंदर में हिंदी का भी एक स्थान है, और हर कोई ज़ुबान सीखी जा सकती है। इस दुनिया में लोग चीनी पे पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं जापानी सीखी नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है, पर वो भी गलत बात है। जापानी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में भी जापानी सीख लेते हैं, और उस तरह से हमारे यहाँ लोग, कुछ लोग कम से कम हिंदी सीख लेते हैं। हमारे पूर्वजों में कोई हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही है। कुछ लोग कहते हैं मेरे माथे पर लिखा था कि यही करना था, और आप यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ मैं अभी हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता भी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरलता से, यदि हिंदी उसको इंग्लिश में क्या, फ्लुएंसी से आप हिंदी बोल रहे हैं। मैं पूछने से गुरेज नहीं करूंगा। स्वीडन बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, कुछ लाखों करोड़ों में जनसंख्या होगी। वहाँ पर हिंदी, उर्दू इस जुबान के लोग भी मिलते हैं, या सिर्फ वो पढ़ने जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज से? ये आपकी बात सही है। आबादी हमारे यहाँ बहुत छोटी है, 1 करोड़ है, उससे ज़्यादा नहीं है। वैसे मुल्क अपने आप में इतना छोटा नहीं है अगर आप दूसरे देशों से तुलना करें। वैसे हिंदुस्तान की तरह नहीं है, पर यूरोप के अंदर में इतना छोटा नहीं है। और एक तो प्रवासी समाज है, थोड़ा सा प्रवासी समाज बढ़ता है। हिंदुस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, आपस में हिंदी उर्दू में बात करते हैं कभी कभी। पर बहुत जल्दी इन लोगों को स्वीडिश भी सीखनी है, अगर जॉब बननी है वगैरह, वो अंग्रेज़ी से काम नहीं चलेगा, स्वीडिश सीखनी है। लेकिन अभी हिंदुस्तान के तस्वुर बदलते हैं ना, आकर्षण तो ज़रूर है। वैसे अलग अलग किस्म के छात्र हैं। कुछ छात्रों को अद्वैत वेदांत में दिलचस्पी है, कुछ योग दर्शन में दिलचस्पी लेते हैं, कुछ भाषा विज्ञान में दिलचस्पी है, कुछ लोग बॉलीवुड फिल्मों में दिलचस्पी है, कुछ लोग ऐसे ही यहाँ पर्यटक के रूप में आए थे, वापस आते हैं, सीखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको खुद नहीं मालूम कि क्यों पर ये भी अच्छे निकल सकते हैं। तो हर साल में मान लीजिए ऐसे 20-25 नए छात्र हमारे बीए प्रोग्राम में आते हैं, और ठीक से 1 साल के अंदर में व्याकरण, शब्दावली और शुरू में देवनागरी लिपि सीख लेते हैं। फिर दूसरे साल में हम
साहित्य शास्त्र पढ़ाते हैं, साहित्य का प्रवेश और इतिहास, दक्षिण एशिया का इतिहास और संस्कृत का प्रवेश इनको भी करना है दूसरे साल में। जो जिन बच्चों का केंद्र बिंदु हिंदी में है, इनको भी थोड़ा सा कम से कम थोड़ी सी संस्कृत भी सीखनी है। मिस्टर वेस्लर, बड़ा वैराट्य साहित्य है हिंदी का, बहुत बहुत सारे उपनिषद, सारे वेद, वेदांग और बहुत सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत के भी हैं, हिंदी में भी उसका भाष्य अनुवाद हुआ है, अवधी में है। मैं एक विषय पे आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। शिकागो का एक मशहूर वाक्य था स्वामी विवेकानंद का, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। उसके बाद जो हाल में जो लगातार ताली बजती रही, अब जब लोग कहते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, या अभी तो अब हम कहने लगे प्रिय परिवारजनों, तो कैसा महसूस होता है? हाँ, विवेकानंद आए थे सन 1893 में शिकागो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में, और इन्होंने वो एक तरह से हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व किया उसमें, और काफ़ी नाम भी हुआ उससे। और लेकिन आजकल हमारी दुनिया में वैसे गलतफहमियां तो हमेशा होती हैं दूसरे धर्मों के बारे में, अपने धर्म के बारे में भी गलतफहमियां होती हैं ना, क्यों नहीं? तो लेकिन आजकल लोगों को जब हम तुलना करेंगे थोड़ा बहुत मालूम भी है ना, जैसे लोगों को मालूम है उपनिषद है, वेद है, पुराण है, कई चीज़ें हैं। आप मेरे ख्याल से मामूली जनता स्वीडन में भी जानती है कुछ हद तक कि कृष्ण कौन है, राम कौन है वगैरह, और योग के बारे में आत्मा ब्रह्मा वगैरह। और जब आपने उपनिषद का नाम लिया था, जिसमें विवेकानंद को खासकर चांदोग्य उपनिषद कि वो जो महावाक्य है उसमें, तो कुछ हद तक लोगों ने सुना है कम से कम, या खुद एक तरह से अभ्यास भी करते हैं, जिसको कहते हैं यानी योग दर्शन इसमें, और ध्यान करते। योग तो आजकल काफ़ी मशहूर है पश्चिमी दुनिया में, और आपको ताजुब होगा ईसाई धर्मी भी करते हैं योग। तो वो ऐसा नहीं है कि एक सीमा है, उस सीमा को पार करके आप हिंदू बन जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो जब हम देखते हैं आजकल जानकारी ज़्यादा है पहले से, गलतफहमियां क्यों नहीं होने दे, मैं इससे निराशित नहीं हूँ। तो वो धीरे धीरे मेरे जैसे लोग वहाँ हैं समझाने के लिए, और जैसे पत्रकारिता के लोग आते हैं हमारे अभी और पूछते हैं आपकी क्या राय है उसमें, तो मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। आखिर में क्या लिखेंगे मुझे क्या मालूम, तो वो फिर भी चीज़ें बदलती हैं। आजकल जो भारत की जो तस्वुर हमारे यहाँ है, मुझको लगता है काफ़ी दोस्ताना अंदाज से हैं, यानी प्रेम से हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं एक तरह से कि भारत आगे बढ़े। इसका एक कारण है, मैं बताता हूँ, आप शायद हंसेंगे। हम लोगों को मालूम है, आम जनता भी, राजनीति भी पश्चिमी दुनिया में, कि अगर चीन का मुकाबला कोई कर सकता है तो वही है भारत आखिर में। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से वो जो कभी कभी लोग कहते दुश्मनी है, लोगों के अंदर में गलतफहमियां बहुत है, लोग हिंदुइज्म के बारे में जो सोचते हैं वो सब गलत है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। आजकल वो नहीं है। आपने एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि एक जो जनरल परसेप्शन है, आम धारणा है कि यदि चीन का मुकाबला कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है तो वो सामर्थ्य भारत में ही है। मैं इसको राजनीतिक तरफ नहीं ले जाऊंगा। मैं एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा। भाषा जो होती है वो संप्रेषण का माध्यम होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती। जब वो बोलना शुरू करता है तो वो उसके पहला शब्द निकलता है माँ। चाहे वो उसको आप स्वीडिश वर्ड्स में ले लीजिए, भाषा में ले लीजिए, शब्द में ले लीजिए, हिंदी में ले लीजिए, अंग्रेजी में ले लीजिए। जो बच्चा पहली शब्द बार बोलता है तो बोलता है माँ। हम अपनी, चूँकि हम हिंदी लोग हैं तो हम कहते हैं इसने माँ बोला, यानी मदर बोला। आप भी बहुत सारी, आप 3, 4, 5 भाषाओं में आप पढ़ा रहे हैं, आपको भी अनुभव हुआ होगा। शायद स्वीडन में भी बच्चा पैदा हो और जब पहला वर्ड बोलता तो वो माँ ही बोलता होगा या मदर ही बोलता होगा। मदर तो नहीं बोलता होगा, इतना लंबा होता होगा, तो उसकी पहली जो छोटी सी भाषा होती होगी वो माँ होती होगी। इसमें बहस हो सकती है कि सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, माँ है या पापा है। कहना मुश्किल है मेरे ख्याल से, किसी को ठीक से मालूम नहीं कि बच्चों के दिमाग में क्या है आखिर में। वैसे हर एक, वो अभी बहुत अक्सर कह रहा हूँ, हर एक इंसान, हम अपने लिए भी एक रहस्य होते हैं। मेरा पहला लफ्ज़ क्या है, मैं आखिर में मैं क्या सोचता, मेरे आखिर में मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में, और क्या जो मैं चाहता हूँ। वैसे हम सब अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान और वो सब हम चाहते हैं, वो
क्या हमारी जो मैं क्या कहूँगा लालच, हमारा मकसद, उससे आगे कुछ है, ये महत्वपूर्ण है कि आखिर में हम क्या चाहते हैं। और वो जो माँ का मामला उसमें आ जाएगा ना। और दूसरी चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो हमारे बच्चों से भी यही कहता हूँ, ठीक है जिस तरह से अंग्रेज़ी में कहते हैं करियर माइंडेड ज़रूर हो जाओ, आप नौकरी के बारे में सोचो, अपनी तालीम ले लो, जाके अच्छी नौकरी मिले, वो एक चीज़ है, पर वो सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा उससे आगे जाओ, किताब पढ़ो या संगीत करो या जो भी करना चाहोगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्टडीज से आगे और कुछ करो, क्योंकि आखिर में जिसको अंग्रेजी में कहते क्रिएटिव माइंड, जो रचनात्मकता जो बननी है, जिसको बननी भी है, वो इन चीज़ों से आती है जब हम न सिर्फ हमारे मकसद इस नौकरी के बारे में सोचते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, आखिर में हमको सोचनी है। आप सब जानते हैं वो पर्यावरण रक्षा का मसला, ग्रीन हाउस वगैरह, वो सब बहुत बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं आने वाली दशकों में। और इसके लिए क्या चाहिए आखिर में, वो है सही सोच, जिस जुबान में भी हो। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी में स्वाभाविक ढंग से ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी में स्वाभाविक ढंग से आधुनिकता है जो हिंदी में नहीं है। हिंदी के अंदर में भी आधुनिकता क्यों नहीं है, सब कुछ है, परंपरा है, जैसे आपने कहा था। मैं वही प्रश्न आपसे पूछने जा रहा था। मेरे सामान्य मन में कौतूहल है कि आपके पास बहुत सारी भाषाएं हो सकती हैं, मतलब चाइनीज़ की तरफ भी जा सकते थे आप, इंग्लिश तो आपकी मातृभाषा नहीं है लेकिन उसकी तरफ भी जा सकते थे आप, और भाषाओं कुर्दिश की तरफ जा सकते थे आप, कोरियन की तरफ जा सकते थे, जापानीज़ की तरफ जा सकते थे। हिंदी, उर्दू जिसे तहजीब की भाषा कहते हैं, उसकी ओर आकर्षण का कारण क्या था मिस्टर वेस्लर? हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा था, कुछ बच्चे योग सिद्धांत दिलचस्पी लेते हैं, अद्वैतवाद में, बॉलीवुड में, जो भी हो, कई कारण हो सकते हैं। आखिर में कहना मुश्किल है कि कहाँ से ज़्यादा आता है। हमको बस देखने कि छात्र आते हैं, और मैं मानता हूँ कि वैसे जो छात्र आते हैं वे नौकरी के लिए नहीं आते। मैं शुरू से इनसे कहता हूँ, देखो बाद में मुश्किल हो सकती है वगैरह, फिर भी जो रहते हैं वे मेहनत करने के तैयार भी हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, अगर किसी, मान लीजिए चीनी के साथ, हमारे संस्थान में सबसे ज़्यादा छात्र चीनी के लिए आते हैं, क्योंकि चीनी के साथ आपको नौकरी मिल जाएगी बाद में, है ना। द्विभाषीय चाहिए, अनुवादक चाहिए, ये सब। अगर किसी दिन यहाँ वो हिंदी एक तरह से चलेगी कि लोगों को द्विभाषियों की ज़रूरत होती है, स्वीडिश हिंदी या जर्मन हिंदी या फ्रेंच हिंदी या जो भी हो, अंग्रेज़ी हिंदी, तो फिर बच्चे अपने आप से आएंगे पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए। तो वो मैं पक्का कह सकता हूँ। आजकल मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदी को आगे बढ़ाने की बात अभी चलती है। भारत एक महाशक्ति बन रहा है या बन चुका है, तो उसके साथ विदेशी सांस्कृतिक राजनीति को देखना है दोबारा पूरी ढंग से। आखिर में हम क्या चाहते हैं, और इसमें हमको चीन की तरफ भी देखनी है। वहाँ पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है ना, जो चीनी ज़ुबान फैलाने में, और हम जो लोग सीख लेते हैं चीनी, वे अपने आप से एक तरह से चीन के राजदूत भी बन जाते हैं। जिस तरह से मैं भारत का राजदूत हूँ हमारे यहाँ, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, बस ऐसा है। लोग मुझको, जैसे मैंने कहा, मिस्टर इंडिया समझते बहुत अक्सर। और मान लीजिए इस तरह के लोग अगर मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, कई और हैं, लेकिन अगर हम इस वर्ग को बढ़ा सकते हैं किसी तरह से, तो फिर ये भारत के लिए इसमें बहुत फ़ायदा होंगे, क्योंकि हम लोग हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम ज़रूर आलोचनात्मक ढंग से देखेंगे, हमारा बाहर का परिप्रेक्ष्य होता रहेगा, पर इसमें फ़ायदा है ना, इसमें दोनों साइड्स को फ़ायदा हो सकता है। निश्चित तौर पर अभी हमारे यहाँ G20 सम्मेलन खत्म हुआ, पूरा उद्गार जो हमारे प्रधानमंत्री का था, आपने कहा भारत वैश्विक महाशक्ति बनने की तरफ है, और हम मानकर चलते हैं कि हम बन गए, चाहे वो हमारी जनसंख्या के हिसाब से या हमारी उपलब्धियों के हिसाब से हो। हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया चंद्र के साउथ पोल पे, जो सबसे कठिन होता है। हमने आदित्य L1 सूर्य की ऑर्बिट में
सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। निश्चित तौर पे हम हैं विश्व गुरु, लेकिन उसके साथ आपने कहा कि अपने आप एक राजदूत बन जाता है आदमी किसी भाषा को लेकर। यदि आप उस भाषा के प्रति आपका प्रेम है तो उस राष्ट्र के प्रति राजदूत बन जाता है। कभी मिस्टर वेस्लर को ऐसा नहीं लगा कि अब हिंदुस्तान में आके बस जाना चाहिए? मैं समझता हूँ जैसे जो लोग हिंदुस्तान में लोग बहुत भाषाएं सीख लेते, कोरियाई जापानी भी, विश्व भारती बहुत अच्छी जगह है उसके लिए, जर्मन लोग जर्मन ज़ुबान सीख लेते हैं, वो तो हर, और इस तरह से हमारे यहाँ भी लोग इस दुनिया की ज़ुबानें सीखने के लिए तैयार हैं। और आखिर में जब हम देखते हैं हम कौन सी दुनिया चाहते हैं, आखिर में क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें सब लोग अंग्रेज़ी बोलें, और क्या तब एक दूसरे को समझ पाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे विविधता में एकता सही है, उसके साथ विविधता भी है, विविधता लफ्ज़ भी उसके साथ है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि इंसान हम सब हैं, फिर भी कुछ फ़र्क है, उसमें फ़ायदा भी है ना। जो इंसानियत का जो ख़जाना है उसके अंदर में विविधता के लिए भी जगह है, और वो ज़रूरी भी है। हर किसी रिसर्च ग्रुप अगर आप देख लीजिए, अगर सब एक ही राय है एक रिसर्च ग्रुप में, वो मैं विश्वविद्यालय का हूँ इसलिए बोलता हूँ इस तरह से, तो अगर उसमें सब लोग सहमत हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा ये रिसर्च ग्रुप। बहस होनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने मशहूर किताब लगी, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। आर्गुमेंटेटिव यानी इसका मतलब मतभेद में कोई नुकसान नहीं है, उल्टी बात है ना। तो वो मैं समझता हूँ, पर बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की ज़ुबान सीखें। यहाँ हिंदुस्तान में भी हमेशा बच्चों से कहता हूँ, ठीक है अंग्रेज़ी सीखो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा सा आगे भी देखो, दूसरी एक ज़ुबान भी सीखो, चीनी सीखो, जापानी सीखो, रूसी सीखो, फ्रेंच सीखो, जो भी हो, उसके साथ दूसरी एक दुनिया खुलती है। हम हिंदुस्तानियों को हालांकि उम्र के हिसाब से बहुत उस समय छोड़ा था, गर्व तब होता था जब रूस में मेरा जूता है जापानी और ये पतलून इंग्लिस्तानी, राज कपूर साहब का वो गाना बजता था, और बजता नहीं था, लोग समझते भी थे उस पर। और आज जब मिस्टर वेस्लर इतनी तरलता से, इतनी बिल्कुल इत्मीनान के साथ हिंदी भाषा में अपनी बात रख रहे हैं, तो एक महसूस भी होता है कि जो G20 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा उद्बोधन दिया शुरू से लेकर अंत तक, वो सारा हिंदी में था, और एक हिंदी को एक स्थापित किया पूरे विश्व के पटल पर। तो जैसा आपने कहा, बड़ा ये जो वैश्विक पटल बहुत बड़ा है, इसमें विविधता भी है, और ज़रूरी नहीं कि एकता हो, मगर विविधता होनी चाहिए। उस विविधता के बीच मिस्टर वेस्लर ने केवल हिंदी को पढ़ाया भी है या हिंदी को जिया भी है? मालूम नहीं कि कहाँ तक, ठीक है, मैं समझता हूँ हिंदी और यानी जो ज्ञान जो मैंने इकट्ठा किया, वैसे मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, कुछ खास नहीं है, पर जो भी हो वो मेरा एक हिस्सा बना, मेरी पहचान भी बदली। जब मैं छोटा था, मैं यहाँ केंद्रीय इंडियन संस्थान का छात्र था, फिर आगे बढ़ाया मैंने अपने को, फिर पढ़ाने का मौका मिला, वो सब हिंदी के साथ, इंडोलॉजी के साथ, तो वो स्वाभाविक ढंग से मेरा एक हिस्सा बना, और मेरी जो पहचान है वो उसके बिना असोचनीय है। तो वो कभी कभी लोग, बाहर के लोग भी जो मुझको नहीं जानते, मुझसे ये भी कहते हैं, हमको लगता है आप तो थोड़े, ये तो हिंदुस्तानी सी है, कुछ इस तरह से कुछ है, और ऐसा कभी कभी होता है। तो वो मैं ये कहूँगा, वैसे हमारी पूर्वजों में वो नहीं था, पर मेरा वो कैसा हुआ, क्यों हुआ, मुझे ठीक से मालूम नहीं। जैसे इंसान अपने लिए हमेशा रहस्य होता है, रहस्य होता रहेगा, सारे पीर फकीर ये कहते हैं ना, तो वो मैं मानता हूँ। तो मेरी पहचान कैसी बनी, आखिर मैं नहीं कह सकता, ऊपर वाला कह सकता है, पर मैं नहीं कह सकता, और वो इसके बारे में मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आभार हूँ, मैं समझता हूँ ये दुआ है मेरे लिए। ये बताइए, आप अभी भारत आए थे, खासतौर पे भोपाल के प्रवास पर, ये आने का विषय क्या था, और क्यों आप प्रवास पर हैं भोपाल के? इस बार अब तीसरी बार भोपाल में हूँ, और ये बड़ी खुशी है, आदर है, मेरे लिए दुआ की बात भी है कि मुझको एक नाम मिला यहाँ हिंदी दिवस पर, कामिल बुल्के अवार्ड। कामिल बुल्के को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत आध्यात्मिक पुरुष थे, और इन्होंने यहाँ की नागरिकता भी प्राप्त ली है,
और इन्होंने सबसे पहला PhD थीसिस हिंदी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिखा। ये भी एक दिलचस्प बात है इनके साथ। हर जैसे मैंने कहा था शुरू में, हर बार जब मैं आता हूँ प्रोत्साहन मिलता है यहाँ, और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है कि मैं आता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, नई सोच किसी तरह से और नए लोगों से मेरी मुलाकात होती है। और भोपाल एक तरह से पूरे हिंदुस्तान का एक मैं क्या कहूँगा चित्र है, एक प्रतिबिंब है। यहाँ मुसलमान खूब रहते हैं, हिंदू रहते हैं, और यहाँ एक पुरानी तहसीब भी है इस तरह की साथ साथ रहने की। और ये यहाँ बहुत बड़े लेखक भी रहते हैं। आजकल मैं ज्ञान चतुर्वेदी को बहुत पसंद करता हूँ। पागलखाना नॉवल जो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा नॉवल है। अगर हिंदी साहित्य में कुछ वर्ल्ड लिटरेचर जिसको कहते हैं तो यही है। इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं है, पर इसकी ज़रूर वो बन जाएगा अनुवाद, क्यों नहीं किसी वक्त, और दूसरी ज़ुबानों में भी अनुवाद मिल जाएगा। मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ इन नावलों को मंजूरी मिलनी चाहिए जिनका अंग्रेज़ी अनुवाद भी मिलता है, वो मैं नहीं मानता। इस तरह की बातें बेकार है मेरे ख्याल से। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं यहाँ जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपने राग दरबारी पढ़ी होगी? हाँ, राग दरबारी शीला शुक्ल मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा नावल है। और टोपी शुक्ला भी जानता हूँ, तो वो हाँ बहुत बढ़िया है। आपने कुछ लिखा हो तो हमारे स्वदेश के दर्शकों के साथ जो साझा करना चाह रहे हो आप, क्योंकि इस प्रसारण के माध्यम से करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, स्वदेश के दर्शकों के लिए यदि आपने कुछ अपने उद्गार लिखे हों तो वो संप्रेषित करें। मैं माफ़ी मांगता हूँ, खंटस मैं बहुत कम जानता हूँ। मैं क्या अब ठीक है, मैं संस्कृत में कुछ भरतारी का एक जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, और वे इनके वो वैराग्य शतक में है, 3 शतक है इस तरह के, जो एक वर्ष जो मुझे बहुत पसंद है, जो ज़िंदगी के दोनों पक्ष। भरतारी भी बहुत अजीब थे, सन्यासी बने, फिर दुनिया वापस आए, 7 बार ऐसा हुआ इनके साथ। वो मामूली है, हम इंसान इस तरह के पक्के नहीं हैं। हाँ, वो चलता रहता है, हम परफेक्ट नहीं, कोई नहीं। तो इनके साथ वो हुआ, और बहुत गहराई से इन्होंने इसको फिर भी दुनिया को देखा। व्याकरण में भी महान थे, वाक्यपदीय इनका, अरे हमारी समझ में ठीक से नहीं आती वाक्यपदीय, पर बहुत बड़ा है, ये मैं कम से कम पहचान सकता हूँ। तो उनका एक वैराग्य शतक से जो कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने उसको आवसक्रियताम गंगायाम पापहारिणी हारिणी स्तनमध्य तरुण्यावा मनोहारिणी हारिणी। वही है, 2 तरीके हैं। या तो आप गंगा के साथ बैठ के वो ये पापहारिणी, वो जो गंगा जो पानी है ना, उस अपने पाप को साफ करें, या तो आप स्तन मध्य यानी एक सुंदरी के साथ रहें और फिर अपनी ज़िंदगी भोगें। ये उनके 2 तरीके हैं भरतारी की ज़िंदगी में। बहुत बेहतर आपने बात कही मिस्टर वेस्लर, और निश्चित तौर पर स्वदेश के इन करोड़ों दर्शकों को आपके साथ वार्तालाप करके, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। और ये थे हिंज वर्नर वेस्लर, जो उपलासा यूनिवर्सिटी स्वीडन के ये पढ़ाते हैं। हालांकि बताया जाता है कि इनकी नागरिकता जो है वो जर्मन है, स्वीडिश और जर्मन है। तो आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना बहुमूल्य समय दिया मिस्टर वेस्लर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा तो हम कहते ही हैं, अब हम कहते हैं कि हिंदी हम वतन है, इसके साथ स्वीडन भी है हमारा। हाँ, शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और बहुत खुशी हुई है दर्शकों से मुलाकात हो रही है इस तरह से, और इस तरह से बात करने का मौका मिलता है। धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा किस प्रकार से भारत की शान, भारत की गान, भारत का मर्यादा, भारत की प्रतिष्ठा हिंदी को लेकर वैश्विक स्तर पर फैल रही है। और उसे यदि कोई स्वीडिश या जर्मन नागरिक उस भाषा में आप तक पहुंचाए और वो एक राजदूत बने भाषा को आगे संवारने का, भाषा को आगे बढ़ाने का, तो एक नागरिक के बतौर, एक हिंदुस्तानी के बतौर निश्चित मानिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती। तो मिस्टर वेस्लर से इजाज़त लेते हुए हम आपसे भी लेते हैं इजाज़त, और देखते रहिए आप स्वदेश न्यूज़। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।